चला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमने जो चीज़ें आपको यूपीएसआई के एग्ज़ाम के विषय में बताई थी, कोई भी एग्ज़ाम को लेकर के हमने जो बताया सो सही ही हुआ, क्योंकि हम वो जो मेरे चचा विधायक हैं वो वाले डायलॉग पर हम नहीं चलते हैं। हमारे फूफा भर्ती बोर्ड के डीजी हैं, हम वो वाले डायलॉग पर नहीं चलते हैं। मैं बोलूं आँखन की देखी, मैंने जो देखा सो बोला। उसके अलावा मुझे ना तो कुछ आता है ना कुछ जाता है, ना ही मेरा कोई सोर्स है, लेकिन फिर भी बातें क्यों 100% सही होती हैं। उसका रूट काज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जो है किसी भी चीज़ को अगर पकड़ के रखेंगे, समझ के रखेंगे, तो निश्चित रूप से बातें सही होंगी। बात यह है कि जो प्रश्न है, आपके प्रश्नों को हम जो है जवाब उस तरीके से नहीं दे पाए। काफ़ी लोगों का कमेंट जो है था, तो मैं उसको एक वीडियो में जो है के माध्यम से देना चाहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो परीक्षा है अब कब होगी, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आप लोगों से लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि कितना जम के आप लाइक करते हो, कितना जम के आप शेयर करते हो, और उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है कि आप रीच बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब औरों से करवाते हो कि नहीं करवाते हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। ओवर एज का क्या होगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। ओवर एज का डबल बेंच में क्या होना है, इस पर भी बातचीत करूंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कमेंट आ ही जाते हैं। और उसके बाद में मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा आपके परीक्षा की तिथि पर। देखिए, परीक्षा की तिथि यदि भर्ती बोर्ड के डीजी साहब ने ये बात बता ही दी है कि अब आपकी परीक्षा नवंबर के लास्ट सप्ताह से शुरू होनी है, तो निश्चित रूप से मैं भी वही बताऊंगा, और वही बताऊंगा उसके 10 दिन पहले तक। लेकिन भर्ती बोर्ड की जो विज्ञप्ति निकालने की चीज़ें हैं, कितने सालों से निकालती रहती हैं, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट होना होता है तो भी लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता है। यूपीएससी एक बार कह दे कि मैं 3 जून को पेपर लूँगा, तो लोग अपने आप विश्वास कर लेते हैं यूपीएससी पर। क्यों विश्वास कर लेते हैं यूपीएससी पर? क्योंकि यूपीएससी हमेशा जुनून में एग्ज़ाम पीटी का कराता है। 3 जून को पढ़ा, 4 जून को पढ़ा, 8 जून को पढ़ा, 10 जून को पढ़ा, औधे मुंह कह दे तो यूपीएससी की बात लोग अरे बाप रे बाप, होना ही होना। लेकिन भर्ती बोर्ड की बात पर, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की बात पर विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि इश्तेहार इनके आते रहते हैं और तारीखें जाती रहती। इन्हीं सब चीज़ों के लिए सारी बातें जो है कयास लगाने वाले कयासी पंडित हम लोगों के जैसे, उनकी ज़रूरत पड़ती है। और ज़रूरत पड़े ही क्यों ना। देखिए, आपके ही कमेंट है ओवर एज से रिलेटेड। एक पुनीत पांडे जी हैं, भैया याची बनना ज़रूरी है या जनरल आर्डर आने की नीड है, बस प्लीज़ बताएं। देखो, जनरल आर्डर की नीड नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया कि आर्टिकल 226 के माध्यम से ही जो है आप लोगों के इस मामले का निस्तारण हो सकता है। सेम टू सेम वही बात जज साहब ने भी जो है बताई। क्यों भाई? देखो, जो कानूनी लैंग्वेज है आप इसको बदल नहीं सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है, और जो हाई कोर्ट के पास जो विसंगतियां हैं उससे हट करके हाई कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता है। स्पेशल अपील पर आपको कैसे जो है याची लाभ दे देगा? तो इसीलिए मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हो सकती है कि याची लाभ भी आ जाए, जनरल आर्डर। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना इतिहास रहा है कि अवसर के मामले में वो कभी भी, खासकर परीक्षा के अवसर के मामले में, कभी भी जो है याची लाभ नहीं दिया है। नौकरी के मामले में याची लाभ ही दिया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए याची लाभ आएगा तो क्या आप याची नहीं बनोगे? याची बनोगे, आप बनोगे नहीं तो आप बताइए कि आपका जो सिपाही है वो कमज़ोर हो जाएगा, और वो कमज़ोर तो आप कमज़ोर, और आप कमज़ोर तो आपका केस कमज़ोर, आपका केस कमज़ोर तो फिर किस बात की लड़ाई? तो यही सब बातें हैं। तो आप याची बनने के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ आप ना बने। सर, मैं आपके अलावा किसी की वीडियो नहीं देखता हूँ। मैं तो कहता हूँ आशु शर्मा जी, आप उन लोगों की भी वीडियो देखिए, और हमारे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, और ना अच्छी लगे तो ज़रूर डिसलाइक करिए। गंदे कमेंट भी आप कर सकते हैं। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारी वीडियो ही देखते हैं, लेकिन एक बार उनकी भी वीडियो देख लिया करिए
जो वो लोग आपको बताते हैं 20 अक्टूबर से सेंटर बुक करा दिए थे, 20 अक्टूबर से वो सारी परीक्षा करा रहे थे, वो एक भी बार नहीं सोच रहे हैं कि इनका जो सही तरीके से कानूनी रूप से जो डिमांड कर रहे हैं ओवरेज का, उनका क्या होगा। वो इन सब से इनका मतलब नहीं, कोर्स बेचने से मतलब है। 2017 वालों का भी कुछ जुलाई 2018 से काम चल रहा है या नहीं, एक सीवा क्लासेज हैं, इन्होंने ये बात पूछी है। तो मैं आपको बता दूं कि बगैर उसके अगर सुप्रीम कोर्ट से आप सोचते हो कि हमें कुछ न कुछ रिलीफ मिल जाए, तो निश्चित रूप से बिना उनको लिए मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। इसलिए जनवरी 2018 में जो भी फाल कर रहे हैं, जनवरी 2018 वालों के कारण, उस हलफनामे के कारण ये जो है चूंकि प्रतिबद्धता जताए हैं, अगर ये फॉलो होता है तो निश्चित रूप से जुलाई 2017 से काउंट होने के पूरे चांस हैं। भाई ये नवंबर में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, 2022 में होगा, क्योंकि दिसंबर से सीटेट के एग्ज़ाम, सीटेट का है, एसएससी एमटीएस का चल रहा है, उसके बाद जीडी का है, तमाम सेंटर सभी बुक हैं। अब एनएसईआईटी के पास अगर पर्याप्त रूप से सेंटर बन जाता है तो पर्याप्त रूप से यानी क्या है कि एनएसईआईटी के जो है जो सेंटर्स हैं वो कम हैं, अगर वो पर्याप्त रूप से बन जाते हैं तो निश्चित रूप से एनएसईआईटी आपका एग्ज़ाम करा लेगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी जो है ये ना सोचें कि भर्ती बोर्ड एग्ज़ाम नहीं करा सकता है, भर्ती बोर्ड एग्ज़ाम करा सकता है, लेकिन हाँ सही बातें तो बोले। अगर बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज को आप नहीं लेते हो तो निश्चित रूप से छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज जिनके पास 100 से ज़्यादा कंप्यूटर हो ही नहीं सकता, 400 वालों को आप ले नहीं रहे हो, और 100 से ज़्यादा किसी के पास हो नहीं सकता, यानी 50 भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत से सारे सेंटर बनाने पड़ेंगे, और हर एक सेंटर का वेन्यू हेड, सुरक्षा, इन सारी चीज़ों में, और पानी पीने की, यूरिनल, तमाम ऐसी समस्याएं छोटे सेंटर्स में होती ही होती हैं। इसलिए इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 15 लाख अभ्यर्थी के आसपास प्रतिभाग करने वाले हों, उसमें बड़े इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके भर्ती बोर्ड कैसे एग्ज़ाम कराएगा, ये भी एक देखना मेरे लिए रुचिकर होगा और आपके लिए एक उत्सुकता की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो अभी भर्ती बोर्ड के बयान के हिसाब से भर्ती बोर्ड के बयान को ही एग्ज़ाम का डेट मानूंगा। और उसके बाद देखिए, फाड़ दियल जाई बस हो ही दो, मनीष यादव जी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपके मन में वो जोश है कि 20 को नहीं हुआ, हमको गजब जो है 1-1.25 महीने का समय मिल गया, अब इस बार फाड़ दियल जाए। बिल्कुल आप फाड़ दियो भैया। और गुरुजी एएसआई कब होगी फिर? एएसआई तो अब पहले एसआई का कुछ हो, फिर उसके बाद एएसआई की बातचीत आए। और नरेंद्र कुमार जी का प्रश्न था ये। और आप बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं हो भाई, हम न्यूज़ आप लोगों के लिए जो है बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद ही देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आपकी बात सही है गुरुजी, सही निकली। पीएस परियार सर ने तो मतलब नाम नहीं लेना चाहिए था, माफ़ कीजिएगा। और 20 अक्टूबर से सेंटर बुक कर दिए थे, यही बात तो हमको भी जो है कौध रही थी कि ये लोग कैसे सेंटर बुक कर देते हैं। भाई आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, आप ये सब प्रश्न जो है ना ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे पहले से ही आपकी बातों पर भरोसा था। ये देवी प्रसाद जी हैं, हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, गोंडा से हैं, और इनका बहुत बहुत आभार। ये वास्तव में जो है सब चीज़ों को सबसे पहले हमसे ही बातचीत करते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है क्या नहीं। यूपीएसआई में एज रिलैक्सेशन में जनरल ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? इस्माइल खान का ये प्रश्न है। तो इस्माइल खान जी, मैं आपको बता दूं कि जनरल ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी नहीं, ये श्योरिटी है। अगर ये नहीं आया तो आगे हो नहीं सकता है कुछ भी। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये आना ही आना है। और कोई भी जस्टिस अगर कहीं वो बाध्य होता है, कोई भी जस्टिस कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो पावर है उसके पास, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट में, लेकिन हाँ पावर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जनरल ऑर्डर ना आए ओवर एज हो या फिर एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर। तो जनरल ऑर्डर तो हमेशा वो इतिहास रहा है। तो इतिहास को हम उनके पावर से नहीं, उनके पास असीम पावर है, वो दे सकते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय। लेकिन उच्च न्यायालय अगर ऑर्डर देते हैं, माननीय उच्च न्यायालय अगर ये ऑर्डर देते हैं कि ये ले लीजिए जो है याची लाभ, तो वो देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 के माध्यम से ही जनहित याचिका का निस्तारण हो सकता है, और जनहित याचिका में कभी भी याची लाभ नहीं दिया जा सकता।
चलिए सर, आप जो है का अनुमान हमेशा सही रहता है। यूपीएसआई जनरल ऑर्डर क्लियर बता दो, आएगा या नहीं, ये पूरी जीत या फिर पूरी हार, बस अनुमान कुछ लगाएं। देखिए विजय सोलंकी जी, मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं कि विजय सोलंकी भैया कि ये अनुमान की बात नहीं होती है। जब आप काड़ी में सर दे दिए हो तो कितने मूसल आपके सर पर पड़ने वाले हैं वो फील करने के बाद और चोट खाने के बाद ही आप बता सकते हैं। आप न्यायपालिका में हो, न्यायपालिका के दरोदरख्त पर जो आपको निर्णय मिलेगा वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये आपकी कुवत है और आपका ज्ञान है कि आप जो है चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट, ये आपका ज्ञान है और आपकी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि आप किस तरीके से जो है कोई अनुमान लगाए। लेकिन एक ये होता है कि ये सही है और ये गलत है। सही में सही ही निर्णय आता है, गलत में गलत ही निर्णय आता है। मान लीजिए कि आप कोई अपराधी हो और किसी को गोली मार दिया हो, तो ये कयास सीधा सीधा लगाया जा सकता है कि इसको सज़ा ही मिलेगी। और कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि सज्जनता से किसी भी व्यक्ति की मदद किया हो और उसको बुरे फंसाया जा रहा हो, जो मतलब कि स्थानीय अपराधी लोग होते हैं या कोई ऐसे लोग होते हैं जो उनको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं, जब वो न्यायपालिका में जाता है तो वहाँ पर ये कयास लगाया जाता है कि जो सज्जन व्यक्ति है उसको निश्चित रूप से एक न्याय ही मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका डिमांड है वो जेन्युइन है, और जेन्युइन में जो निर्णय आता है जनरली ये भी देखा गया है कि जेन्युइन ही आता है। जो सिंगल बेंच से आप लोग हारे हो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये रहा कि आपने डिमांड जो है याची लाभ का कर लिया। याची लाभ नहीं मिलता है, मैंने आपसे शुरू में ही बताया। मिलेगा तो सबको मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय के पास असीम पावर होती है, वो कुछ भी निर्णय दे सकते हैं, लेकिन अवसर के मामले में सदा जनरल ऑर्डर ही रहा है। तो इतिहास भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ अनुमान की कोई बात ही नहीं। मैंने जो आपको बता दिया, आप लोग बार बार वही प्रश्न पूछते हो तो थोड़ा सा कष्ट होता है। कष्ट नहीं होता है, बार बार वही बातें दोहराने में मज़ा कम आती है, ये कह लीजिए। तो एक बार बता दिया, और आप लोग पुराने व्यूअर्स हो हमारे, तो निश्चित रूप से आप इसको गांठ भी मार सकते हैं कि होगा वही। और दूसरी चीज़ें आप इस पर भी जो है एक छोड़ दीजिए, लड़ाई बढ़िया लड़िए, हुई है वही जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ावई साका। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप ये कह दीजिए कि इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये देखा होगा कि आपके साथ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, या तो मंगलवार को हो रही हैं, या केस का जो डेट लग रहा है या तो मंगलवार लग रहा है, या फिर जो अच्छी खबर आपकी सुनाई गई वो शारदीय नवरात्र, जिसको मैं आप लोगों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। लेट कर दिया, लेकिन जो है सारी चीज़ें देखिए कितने बेहतर तरीके से आपकी इसी शारदीय नवरात्र में ही हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कम से कम जो है हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना हरि नाम। और जो किसी अन्य समुदाय से हैं वो अपने अल्लाह नाम या किसी भी नाम, जो भी, चूँकि धर्म तो सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी गॉड एक हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस पंथ से जो हो वो उसको माने, उस पर विश्वास करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एसआई से डिनोटेड था। एसआई पर ही हमने बातचीत किया। बहुत सारी बातचीत थी, पीईटी से रिलेटेड बातचीत थी, और आपका जो पीईटी का जो रिजल्ट है उससे बातचीत है, लेखपाल से रिलेटेड बातचीत है। उस पर कभी अन्य जो है वीडियो में बातचीत किया जाएगा। मैं तो इस वक्त गांव में आया हूं, और गांव में वीडियो इस तरीके से हरी भरी हरियालियों के बीच में मिलेंगी। क्या मनोरम दृश्य है। इन सारी चीज़ों को शायद ही जो है वो वही पा सकता है जो गांव में रहा हो। बाकी तो शहर में जो नाद अनुनाद, गाड़ियों की आवाज़ और दुनिया भर का टीम टामड़ा, एसी झंपट, ये वो दुनिया भर का ये चमक धमक, इन सब चीज़ों में तो दुनिया फंसा पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पढ़िएगा। मेरे साथ में मेरे साथी इंजीनियर अतुल कुमार सिंह जी हैं, उनको भी धन्यवाद आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।